नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात पतंजलि की दवा कोरोनिल की। लगातार विवाद बढ़ रहा है। एक और आयुष मंत्रालय इस दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा चुका है और दवा की जांच करने की बात कही है, तो दूसरी तरफ पतंजलि का कहना है कि उन्होंने इस दवा के लाइसेंस को लेकर कोई गलत कदम नहीं उठाया। इस बीच उत्तराखंड के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर की दवा बनाने की ही अनुमति दी थी। योग गुरु बाबा रामदेव की कोरोना के इलाज के लिए बनाई गई दवाई कोरोनिल पर इन दिनों खूब चर्चाएं हो रही हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत का भी इस पर बयान आ चुका है। सीएम ने बयान तो दिया, मगर वो भी सोच समझकर। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो काम हो वो विधिक तरीके से होना चाहिए। जो भी काम होना चाहिए वो विधिक होना चाहिए। उसकी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। अभी पतंजलि ने जो किया है, मैं निम्स जयपुर के डायरेक्टर का बयान पढ़ रहा था, देख रहा था एक चैनल पर। उन्होंने कहा है कि इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं और 3 दिन में 69% और एक हफ्ते में 100% क्योर हुए हैं पेशेंट। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि कोई प्रोसीजरल कोई फॉल्ट है उसमें, वो थोड़ा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम जब सरकार करती है, किसी को संबद्धता देती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, तो उसका एक प्रोसीजर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ज्यादा कुछ नहीं बोले, कहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफी है। उधर उत्तराखंड के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि दिव्य फार्मेसी के प्रदेश सरकार की तरफ से इम्यूनिटी बूस्टर की दवा बनाने की अनुमति दी गई थी, मगर इसके बाद बाबा रामदेव की कंपनी की तरफ से कोरोना की दवाई बनाने की बात कही गई। दावा किया गया कि इस दवाई के ट्रायल के दौरान कोरोना के इलाज में रामबाण का काम किया है। हमने उनको जो इम्यूनिटी बूस्टर का जो लाइसेंस जारी किया था, जिसको हम प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के रूप में हमने उनको लाइसेंस दिया था प्रदेश सरकार ने। लेकिन उन्होंने जिस तरह आज हमको डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं प्रदेश सरकार को, उन्होंने उस पर 100 से अधिक विभिन्न प्रदेशों में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उन पर ट्रायल किया है, उन पर क्लिनिकल ट्रायल किया है और उसके जो रिजल्ट आए हैं, जो उनकी रिपोर्ट आई है, वो निश्चित रूप से बड़ी सकारात्मक है। दरअसल मंगलवार को बाबा रामदेव ने कोरोना किट लॉन्च की थी, जिसमें दिव्य श्वासारी वटी और दिव्य कोरोनल टेबलेट के साथ ही अड़ू तेल मौजूद था। रामदेव ने दावा किया था कि यह दवा कोरोना की दवा है, इसमें कोरोना के पेशेंट 100% ठीक हो जाएंगे। कुछ ही देर बाद बाबा रामदेव के इस दावे पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने संज्ञान ले लिया। आयुष मंत्रालय ने इसे ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन मानते हुए दिव्य योग फार्मेसी को नोटिस जारी कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि दिव्य योग फार्मेसी को इसका लाइसेंस किसने जारी किया। इसमें एक कम्युनिकेशन गैप था। सरकार ने कुछ पूछा था, हमने जवाब दे दिया है और सरकार आयुर्वेद के संदर्भ में सकारात्मक है और आयुर्वेद के प्रशंसक है, इसीलिए हमें कोई वो नहीं है। एक कम्युनिकेशन गैप था, उसका जवाब हमने दे दिया। दूसरी बात रही कि हमने कोई दवाई का प्रचार प्रसार दवाई का नहीं किया, हमने तो दवाई लॉन्च किया। सीएम त्रिवेंद्र रावत का बयान हो या मंत्री हरक सिंह रावत, दोनों के बयान आपने सुन लिए। अब सवाल यह है कि क्या किसी कंपनी को इम्यूनिटी बूस्टर की दवा के लाइसेंस पर कोरोना की दवाई बनाने की इजाजत दी जा सकती है। चलिए मान भी लिया जाए कि ये दवाई कोरोना के इलाज में काफी असरदार है, मगर सवाल आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस का है। अगर उसकी कहीं भी अनदेखी हुई है तो फिर क्या सरकार को इस मामले को साफ नहीं करना चाहिए। कोटद्वार से गिरीश तिवारी के साथ हरिद्वार से रोहित सिकोला और देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा इन दिनों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लगते नेपाल बॉर्डर पर आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नेपाल बॉर्डर का एक और खतरनाक सफर। साथ ही दिखाएंगे भारत का एक ऐसा इलाका जहां नेपाल के सिम काम करते हैं, भारत के नहीं। कहीं पहाड़ों से गिरता मलबा राह में रोड़ा बनता है,
तो कहीं गहरी घाटियां इंसान के हौसले की परीक्षा लेती हैं। ऐसी विषम परिस्थितियां जहां इंसान का जोश डगमगाने लगता है। पहाड़ टूटकर कब राह में गिर जाए और रास्ता रोक ले, कहा नहीं जा सकता। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ में नेपाल बॉर्डर की हैं। कैलाश मानसरोवर के लिए बने इस नए मार्ग के बाद विवादों का एक नया नक्शा दुनिया के सामने उभरा है। ये विवाद खड़ा किया है नेपाल ने। रास्ते के साथ साथ बह रही है महाकाली नदी की एक तरफ हिंदुस्तान का हिस्सा तो दूसरी तरफ नेपाल है। ये इलाका है ही ऐसा दुर्गम कि यहाँ पर पिछले कई दशक से कोई हलचल नहीं थी। हिंदुस्तान ने अब इन पर्वतों की पथरीली चट्टानों को काटकर ये रोड तैयार की है। एबीपी गंगा के उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इन विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले इलाके में कवरेज के लिए पहुंचे हैं। ये ऐसा इलाका है जहां पर इंसान का हौसला टूटने लगता है। एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस नए भूगोल को करीब से महसूस करने के लिए अपने सफर पर हैं। ये कैलाश मानसरोवर मार्ग है और ये एक ऐसा मार्ग है जो भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा सीधे कराता है। बीआरओ अभी से बनाने में जुटा है, काफ़ी हद तक ये बन गया है और ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराने वाला मार्ग ही नहीं है, ये सामरिक महत्व से भी बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। और सामरिक महत्व से इसलिए भी महत्वपूर्ण मार्ग है कि मेरे दूसरी तरफ नेपाल है जिसके साथ आजकल टसल चल रही है चीन के बल पर, और इधर भारत है, ये काली नदी है। और सामरिक महत्व से इसका इस लिहाज से भी बहुत महत्व है कि यह मार्ग लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी जाता है। और इसी चीज़ को लेकर, इसी मार्ग को लेकर चीन हमेशा से इसका विरोध नेपाल से करवाता रहा है। यानी चीन के बल पर नेपाल का छल सामने आ रहा है। देखना यही है कि ये मार्ग कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। हम अपने सफर पर आगे बढ़े ही थे कि बारिश होने लगी। ये रास्ता अभी कुछ महीने पहले ही बना है, इसलिए यहाँ पर सफर करना बेहद खतरनाक है। ऐसे में बारिश की वजह से फिसलन बढ़ गई है, जिससे अब गाड़ी आगे ले जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए अजीत सिंह राठी पहले गाड़ी से बाहर निकलकर मुआयना कर रहे हैं। हम छिया लेक से थोड़ा पहले हैं और मानसून सक्रिय हो गया है। ये ब्यास घाटी है और ब्यास घाटी में वैसे तो इस समय खामोशी छाई हुई है, लेकिन ब्यास घाटी जिस तरह से एक्टिव हो रही है अंदर अंदर, वो उसको महसूस किया जा सकता है। और ये रास्ता जहाँ है यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से ये लैंडस्लाइड हो गया है और ये चिकनी मिट्टी और पत्थर ऊपर आ गए हैं। किसी भी तरह की गाड़ी आगे जाने की स्थिति में नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा अपने दर्शकों को और काला पानी की तरफ ले जाकर दिखाएं कि किस तरह के हाल हैं। और आप देख रहे होंगे कि क्या रास्तों के क्या हाल हैं। वो सामने आप देख सकते हैं, वो ऊपर वो लैंडस्लाइड रात में हुआ है। तो ये लैंड जो मिट्टी गिरी है, जो नीचे पत्थर गिरे हैं, जो भूस्खलन हुआ है, तो उसकी वजह से वो रास्ता बंद हो गया है। तो इसके ठीक उस टॉप के ऊपर छिया लेक है, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कितने आगे तक जा सकते हैं। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी अभी कैलाश मानसरोवर मार्ग पर हैं, जहां बारिश और भूस्खलन ने उनकी राह में रोड़ा खड़ा कर दिया, मगर उन्होंने तमाम चुनौतियों से लोहा लेते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। हम कुछ आगे तक बढ़े ही थे कि रोड पर एक बड़ी लैंडस्लाइड हो गई, जिससे आगे जा पाना मुमकिन नहीं था। हमने चलने की काफ़ी कोशिश की कि अपने दर्शकों को कुछ नया दिखाया जाए, जो काला पानी विवाद भारत के साथ नेपाल ने खड़ा किया है। लेकिन रास्ते बहुत दुरूह हैं और बहुत विषम हैं और ऊपर भूस्खलन लगातार हो रहा है, तो इसलिए एबीपी गंगा की टीम यहाँ से आगे नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी यहाँ से हम कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो ये सामने नेपाल है, जो बिल्कुल एकदम बहुत ही ग्रीनरी, और ऊपर थोड़ा आपको ग्लेशियर जैसा भी दिख रहा होगा। अभी रात में बर्फ़बारी हो गई है, यही ग्लेशियर हैं और यही ग्लेशियर बन जाते हैं भारी बर्फ़बारी के बाद। और वो नीचे महाकाली नदी है, यही एक सरहद की एक सरहद को तय करती है नेपाल और भारत की। और ये नदी, ये ग्लेशियर, ये सब कितना रमणीक दृश्य है। और ये नीचे ये एक महाकाली नदी है जो डिमार्केशन है, जो भारत और नेपाल की। और वो सामने आप देख रहे होंगे कि वो जो भूस्खलन हुआ है उसकी वजह से ऊपर जाना मुश्किल हो गया है।
और वाहन तो बिल्कुल बंद हो गए हैं। यहाँ भी हम 2-3 किलोमीटर चल के पैदल आए हैं, लेकिन उससे आगे जाना अब मुश्किल है और असंभव है। और वो लैंडस्लाइड देख रहे होंगे जिस तरह का भूस्खलन हुआ है। तो ये चूँकि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग को जो लिपू लेक तक बनना है, उसको रक्षा मंत्रालय जिसकी प्रायोरिटी पर है ये मार्ग, तो ये अभी बन रहा है और ये कच्चा था, ये कच्ची मिट्टी थी। तो रात भर से हो रही बारिश से यहाँ पर वो मिट्टी गिर गई और मार्ग कई जगह बंद हो गया। तो हम बिल्कुल छिया लेक के बिल्कुल नीचे की तरफ हैं और ऊपर वो टॉप पर छिया लेक है। तो छिया लेक से फिर आगे वहाँ पर गुंजी तक एक रास्ता है। गुंजी से एक रास्ता कुटी को चला जाता है, कुटी घाटी को, और एक ब्यास घाटी को, वो काला पानी घाटी की तरफ चला जाता है। तो वो वही एक विवाद है और वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन रास्ते बारिश ने बाधित कर दिए हैं। तो इसीलिए वहाँ तक थोड़ा सा पहुँचना मुश्किल है। लेकिन जो ये ऊंचा पर्वत आपको दिख रहा है, तो उसके उस तरफ फिर काला पानी का एरिया शुरू हो जाता है। और ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि मिलिट्री की ये पोस्ट है। पीछे मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा मिलिट्री की पोस्ट भी दिखाए। तो यहाँ से आगे जाने की अनुमति अभी फ़िलहाल किसी को नहीं है। और ये ब्यास घाटी है। ब्यास घाटी एक्टिव इस लिहाज से भी हो रही है कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज बहुत बड़े पैमाने पर तैनात कर दी गई हैं और 10 से ज़्यादा बटालियन आर्मी की छिया लेक से ऊपर भेज दी गई है, जो काला पानी और कुटी घाटी की तरफ जो चाइना बॉर्डर है वहाँ पर तैनात कर दी गई है। और मैंने अभी जैसा बताया कि ये घाटी जो बताते हैं लोग, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो एक्टिव हो रही है और एक्टिव इसी दिशा में हो रही है कि मिलिट्री का मूवमेंट, मिलिट्री के ऑपरेशंस यहाँ बढ़ गए हैं। एबीपी गंगा छिया लेक के काफी पास तक पहुंच गया था, जिसके उस पार काला पानी है। काला पानी वो जगह है जिसे लेकर नेपाल ने भारत के साथ विवाद खड़ा किया है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला ये इलाका इंसान के जज्बे की परीक्षा लेता है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, आखिर उन्हें किन हालात का सामना करना पड़ता है। वैसे तो इस इलाके में दूर दूर तक आपको कोई इंसान दिखाई नहीं देगा, मगर उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी को पता चला कि पास में पांगला गांव है। अजीत सिंह राठी पैदल ही उस गांव के लिए रवाना हो गए। इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए तमाम तरह की चुनौतियां हैं। अजीत सिंह राठी लोगों से इनकी समस्याओं के बारे में ही बात करने पहुंचे हैं। ये ऐसा इलाका है जहां अभी तक शायद ही कोई न्यूज चैनल कवरेज के लिए आया हो। सरहद पर हम तमाम सुरक्षात्मक उपायों की बात करते हैं, तमाम जद्दोजहद करते हैं कि हमारी सरहद जो है वो हिफाजत उनकी रहे, वो सुरक्षित रहें। और इस पर भारत सरकार तमाम पैसा भी बहाती है, लेकिन यहाँ पर दूरसंचार व्यवस्था जिस तरह की देखने को मिल रही है, यहाँ भी अभी हिंदुस्तान में खड़े, ये पांगला कस्बा है एक छोटा सा, तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग है, उसी पर एक ये पांगला गाँव है एक, यहाँ हम खड़े हैं। तो यहाँ हिंदुस्तान के नहीं, नेपाल के सिम चलते हैं। नेपाल के सिम से अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, बहनों से, सब परिजनों से बातचीत करते हैं। तो यहाँ चूँकि वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक नहीं है, तो मैं अभी कुछ ग्रामीणों से बात करूँगा और ये बताएंगे कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था है और क्या क्या हम करते हैं। आप अपना नाम बताइए। दीपक सिंह बिस्ट। बिस्ट जी बताइए, क्या आप कौन सा सिम चलाते हैं? सर ये नेपाली सिम। नमस्ते। और हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं फिलहाल। यहाँ 30 किलोमीटर आगे BSNL पर पड़ता है, धारचूला में बस। और यहाँ ऊपर की तरफ कोई व्यवस्था नहीं इसकी। आप अपना नाम बताइए। देवेंद्र सिंह सर। देवेंद्र जी, आप हाँ कौन सा सिम चलाते हैं? नमस्ते का ही चलाते हैं सर। और आप तो रहे भारत में रहे हैं? हाँ सर, भारत ही के हैं। हाँ, तो भारतीय कंपनियों के सिम नहीं चलते हैं यहाँ नहीं चलते सर। आप बताइए। हिमांशु बिस्ट। बताइए, क्या आप क्या करते हैं? वही हम नेपाली सिम चलती इधर। सब नेपाली चलती। इस इलाके में संचार सेवा का बुरा हाल है। BSNL और दूसरी प्राइवेट कंपनियों के नेटवर्क काम नहीं करते, इसलिए लोग नेपाल की संचार व्यवस्था के भरोसे हैं। जी, ये बताइए कि यहाँ कितने दिन से व्यवस्था नहीं है और कहाँ तक नहीं है? ये तो काफ़ी लंबे समय से कई मांगे करते रहे, फिर भी यहाँ पर भारत सरकार ने कुछ सुनी नहीं है हमारी। हम नेपाली सिम पर निर्भर हैं अभी, और यहाँ पे 75 किलोमीटर बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर कनेक्टिविटी की कोई सुविधा नहीं है। तमाम पैसा खर्च होता है और सिक्योरिटी को लेकर हम बहुत संवेदनशील भी रहते हैं, लेकिन जो संचार व्यवस्था जिससे हम किसी को भी ट्रेस कर सकते हैं, वो हिंदुस्तान में नेपाल की व्यवस्था चल रही है। नेपाल के भरोसे यहाँ लोग अपने लोगों से, अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर पाते हैं। नेपाल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए कुदरत की चुनौतियां अलग हैं। उसके साथ ही उन्हें मूलभूत जरूरतों की चीजों के लिए भी जूझना पड़ता है।
दरअसल ये इलाका है ही ऐसा, यहाँ पर अभी तक भारत और नेपाल के आपसी सहयोग से ही लोगों का काम चल रहा है। नेपाल बॉर्डर से लगते नेपाल के भी ऐसे कितने ही इलाके हैं जहाँ पर भारत से खाने पीने का सामान जाता है, मगर अब जिस तरह से नेपाल ने चीन के उकसावे में आकर विवाद खड़ा किया, उससे बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नेपाल बॉर्डर से एबीपी गंगा की विशेष कवरेज जारी रहेगी। अगली बार आपको दिखाएंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के छियालेख से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ। लामबगड़ के पास सड़क पर आए दिन मलबा गिर रहा है, जिससे माड़ा पास के लिए जाने वाले सैनिकों को परेशानी हो रही है। स्लाइड जोन के सक्रिय होने से पड़गासी गांव को भी खतरा हो गया। यहां तक कि स्लाइड के ऊपर पैदल मार्ग भी भूस्खलन के खतरे में है। अब तक इस स्लाइड जोन में दर्जनों वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो लामबगड़ के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। माड़ा गांव के पास जाने में दिक्कत हो रही है। सेना को निश्चित तौर से मूवमेंट में दिक्कत होगी। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। हल्द्वानी के रानीबाग इलाके में गुलदार का आतंक है। गुलदार ने एक महिला को निवाला बना लिया था, जिससे लोगों में दहशत और बढ़ गई है। हल्द्वानी के रानीबाग इलाके के लोग इन दिनों दहशत में जीने को मजबूर हैं। हफ्ते भर से एक गुलदार इस इलाके में चहलकदमी करने लगता है, जिससे लोग शाम 5 बजे के बाद अपने घरों में कैद हो जाते हैं। परसों दिखा, फिर 2 दिन अब और दिख गया। उस दिन भी दिखा, फिर और दिखा यहाँ पर। रात को कैसे रहते हैं? रात को बस अंदर ही हमारा बाथरूम वगैरह है। चैनल बंद कर अंदर ही लैट्रिन बाथरूम सब अंदर ही है। ग्रामीणों की माने तो इस गुलदार को रानीबाग के अलग अलग इलाकों में देखा गया है। जब से इस गुलदार ने एक महिला को निवाला बनाया था, तब से ग्रामीणों में दहशत और बढ़ गई है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्रामीण लोग इधर उधर जाते हैं और ठीक पीछे आपके ऊपर जो है, यहाँ पर जो है जल संस्थान की टंकियाँ भी हैं, जो कि उनका एक आदमी जाता है, एक ही आदमी आता है, उसको अकेले पे खतरा है। जब वो जाता है तो हमें उसके साथ जाना पड़ता है, और जब वो वापस आता है उसको लेके आना पड़ता है। लॉकडाउन के दौरान जंगल में इंसानों की दखल कम है, बावजूद इसके जानवर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। वन विभाग इन इलाकों में निगरानी रखने के लिए गश्त बढ़ा रहा है। वन विभाग के जो स्पेशल टीम्स हैं उनको भी चौकस कर दिया गया है कि ऐसे क्षेत्र जहां पे ज़्यादा वन्यजीव देखे गए हैं उसमें अपने स्तर से भी जो है निगरानी रखें, सीसीटीवी कैमरा से या अन्य माध्यम से जहां जहां आवश्यकता हो वहां निगरानी दल को जो है तैनात करने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग ने इस गुलदार की खोजबीन शुरू कर दी है, मगर जब तक ये गुलदार पकड़ा नहीं जाता तब तक ग्रामीणों में दहशत जारी रहेगी। हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र में पिछले 1 हफ्ते से गुलदार का आतंक बना हुआ है, जिस कारण यहां के लोग गुलदार के भय से घरों में ही कैद हो गए हैं। लोगों ने वन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द उनको गुलदार के भय से मुक्त करें। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।